नमस्कार। MG अध्ययन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपके बीच में कार्ल मार्क्स को लेकर आए हैं। कार्ल मार्क्स एक ऐसा विचारक जिसने पूरी दुनिया में उस समय सामाजिक न्याय की बात की, उस समय सामाजिकता की बात की जब पूंजीवादी व्यवस्था अपनी चरमता पर जा रही थी। उन्होंने सामाजिक स्तर पर समानता कैसे आए और उस समानता में सर्वारा वर्ग की भूमिका क्या हो, इस बारे में अपने चिंतन में बखूबी बात की है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का एक फेमस कथन जो मुझे मेरे जीवन में बहुत प्रेरित करता है वह यह है कि पूरी दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। आप लोगों के पास और हमारे पास क्या है खोने के लिए? अगर हम मेहनत करेंगे, हम जी रात जी तोड़ कर मेहनत करेंगे तो हम सामाजिक स्तर पर भी और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से और जहां हम हजारों लोगों के लिए सहायता का एक साधन बनकर समक्ष आ सकते हैं। हम कार्ल मार्क्स के आज थोड़ा सा एक एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कार्ल मार्क्स का राज्य पर विचार क्या है और उस राज्य के विचार को कार्ल मार्क्स का नज़रिया किस तरीके से प्रदर्शित करता है। हम आगे आते हैं। देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, ये जो दाढ़ी वाले बाबा आपको दिख रहे हैं वह कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हम सामान्य तौर पर जानें तो वह प्रेशिया में पैदा हुए एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा से और अपने पिता के वकील, उनके पिता वकील थे और उनके पिता के वकील से उनको एक उच्च वातावरण में शिक्षा प्राप्त हुई। तो जब उनको उच्च वातावरण में शिक्षा प्राप्त हुई तो उन्होंने लॉ की शिक्षा धारण करना प्रारंभ किया और लॉ के अंदर उन्होंने स्टडी करना प्रारंभ किया। उसके पश्चात आप देख पाते होंगे कि बोन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और फिर बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन और इतिहास में उन्होंने अध्ययन किया। जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कार्ल मार्क्स एक ऐसा विचारक जो 1818 में जिनका जन्म हुआ था और आप देख पा रहे होंगे कि औद्योगिक क्रांति का एक समय उस समय आ रहा था और उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जब लोग कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, जब लोगों के मन में एक बात ये आ रही थी कि किस प्रकार से मॉडर्निटी में किस प्रकार से प्राइवेट प्रॉपर्टी को लिया जा सके। और आपको ये भी बता दूं कि वह एक ऐसा दौर था जब डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन की तरफ भी कई राष्ट्र बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स को अगर सामान्य तौर पर देखेंगे तो उनके कई विचार हैं स्ट्रक्चरलिस्ट, और कई हम देखेंगे धर्म पर उनके विचार हैं, सामाजिक व्यवस्था पर उनके विचार हैं। लेकिन आज हम उनके विचारों को राज्य के संदर्भ में समझेंगे। मैं आपके बीच में एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत ही ज़रूरी है वह ये इसलिए लाना चाह रहा हूँ कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर सामान्य तौर पर कार्ल मार्क्स की पुस्तकों के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये यहाँ पर उनकी 10 जो टॉप मोस्ट बुक्स हैं उनके बारे में बात की गई है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, जिसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जर्मन आइडियोलॉजी फेमस पुस्तक में वो माना जाता है। तो ये एक तरीके से कार्ल मार्क्स की फेमस पुस्तक हैं जो यूजीसी नेट या किसी भी जैसे राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के एग्ज़ाम में कई जगह पर ये क्वेश्चन सामान्य तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये फेमस बुक्स हैं। एक यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिख पा रहा होगा, एक होता है कि मार्क्सवाद क्या है और एक होता है समाजवाद क्या है। क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप देख पा रहे होंगे कि कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व के द्वारा वर्गविहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। थोड़ी जटिल आपको डेफिनेशन यहाँ पर लग रही होगी, सामान्य भाषा पे समझा देता हूँ कि मार्क्सवाद
इस बात पर विश्वास करता है कि जो उत्पादन के साधन है, जैसे कि कोई कंपनी है या कोई उद्योग है, और उद्योग में उत्पादन के साधन किसके पास है, मान लो जियो कंपनी, और जियो कंपनी में उत्पादन के साधन किसके पास है, अनिल अंबानी के पास है। तो अनिल अंबानी एक बिजनेसमैन हुआ, एक कैपिटलिस्ट पर्सन हुआ, और उसके अंदर काम करने वाले कामगार क्या है, उनके पास तो कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अनिल अंबानी ही पूरा बेनिफिट ले जाता है। तो मार्क्स चाचा यहाँ पर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उत्पादन के साधन हैं वह सामाजिक स्वामित्व में होना चाहिए। वह जरूरी नहीं है अनिल अंबानी के पास, उसके पास एक्सेस करने की सबके पास अथॉरिटी होना चाहिए। और सामाजिक स्वामित्व का मतलब यही यहाँ पर लिया जाना चाहिए कि वह सभी लोगों को उसके अंदर हिस्सेदारी चाहते हैं। तो वह कैसे होगा, बोलते हैं कि एक ऐसा समाज हो जहाँ कोई वर्ग ना हो, कोई क्लास ना हो। आज हम देखते हैं मॉडर्न क्लास, टॉप मोस्ट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो एक क्लास के सिस्टम को ये समाप्त करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि एक इगलिटेरियन सोसाइटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, एक समानतावादी समाज की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये कार्ल मार्क्स का एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, एक मार्क्सिस्ट विचारधारा का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है कि मार्क्सवादी विचारधारा सामाजिक स्वामित्व का अधिकार चाहती है जो उत्पादन के साधन हैं, और वह उत्पादन के साधन एक वर्गविहीन समाज में आएंगे। अभी हम आगे राज्य की जब थ्योरी पढ़ेंगे उनकी, तो इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो फेमस चीज़ आपके सामने आ रही है, समाजवाद। अब कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि समाजवाद, ये एक मिलती जुलती विचारधारा है, लेकिन समाजवाद और मार्क्सवाद में हम दो को एक अंतर ये समझेंगे। अभी देखिएगा, समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। अब यहाँ पर देखिए आप एक बार, जो मेजर डिफरेंस आपको मार्क्सवाद और समाजवाद में दिखेगा, समाजवाद में वर्गविहीन समाज की कल्पना नहीं की जा रही है। समाजवाद में बोला जा रहा है कि साधन हो, आर्थिक साधन हो या फिर कोई भी धन संपत्ति हो, स्वामित्व हो, वह एक सामाजिक स्तर पर होना, जैसे सरकार के पास होना चाहिए। यानी सरकार ही पब्लिक वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाए, निजी संपत्ति ना हो सब का। जैसे कि ऐसा होता है बड़े बड़े पार्क, बड़े बड़े मंजिलें, बड़े बड़े जो स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उनमें सबका अधिकार होना चाहिए। तो समाजवाद और मार्क्सवाद के बीच में एक मेजर डिफरेंस यही है। एक डेफिनेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में इसको लाने का प्रयास किया, आशा करता हूँ आप समझे होंगे। अब आ जाते हैं कि उनकी स्टेट थ्योरी क्या है। कार्ल मार्क्स का राज्य का सिद्धांत क्या है। देखो यहाँ पर आप इंग्लिश में देख पा रहे होंगे, बाय द टाइम ही रोट द जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स व्यूड द स्टेट एज ए क्रिएटर ऑफ द बुर्जुआज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। 2 years later that idea was expounded in the communist manifesto. The bourgeois control the economy, therefore they control the state. In the theory, the state is a instrument of the class rules. दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बता दूँ कि ये इंग्लिश की जो लाइनें हैं ये बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने में रख रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में कार्ल मार्क्स का लेखन कम है, उससे ज़्यादा उनके प्रिय मित्र फ्रेडरिक एंगल्स का लेखन है। उन्होंने पूरी तरीके से राज्य के बारे में कई किताबें लिखी, कई फेमस पुस्तक लिखी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि राज्य संग्रहालय में रखा जाएगा। यानी एक समय ऐसा आएगा कि राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, राज्य को संग्रहालय में रखा जाएगा। संग्रहालय में किस चीज़ को रखा जाता है, जो महत्व की चीज़ें हो, जो इरेलेवेंस हो गई है या जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हो। तो बोला राज्य, एक समय ऐसा भी आएगा जब राज्य को संग्रहालय के अंदर रखा जाएगा। तो फ्रेडरिक एंगल्स का बड़ा काम है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कार्ल मार्क्स बोल रहा है कि राज्य एक ऐसा हथियार हैं जो रूलिंग क्लास या कैपिटलिस्ट पर्सन या पूंजीपति लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया हथियार है। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ। भारत में मान लीजिए कि 20% लोग कैपिटलिस्ट लोग हैं और 80% लोग क्या है, गरीब लोग हैं। अब 20% लोग क्या करेंगे,
कि इनके पास निजी संपत्ति है, इनके पास पैसा है, धन दौलत है, बड़े बड़े मकान हैं, ज़मीन है, और 80% लोगों के पास कुछ नहीं, वह कामगार है, मजदूरी करते हैं। तो अब उन लोगों के अंदर क्या है, एक समानता है कि सब मजदूरी कर रहे हैं, ये लोग 20% हैं। यकीन करो कि अगर 80% लोग 20% लोगों पर हमला करते हैं तो विजय किसकी होगी, जीतेगा कौन? 80% लोग ऑब्वियसली। जब ये विचार पूंजीपति लोगों के मन में आया कि भैया अगर हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई क्षरण हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई हानि पहुंची, तो ऐसी परिस्थितियों में इन 80% लोगों से तो हम बच नहीं पाएंगे, तो लूट ले जाएंगे। तो बोले क्या करें? तो उन्होंने एक सभा बुलाई और उस सभा में बैठकर उन लोगों ने बोला कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो हमारी रक्षा इन लोगों से कर सके, हमारे अधिकारों को बचा सके, हमारी निजी संपत्ति को बचा सके, और क्या करे, और ये करे कि इन लोगों से भी उसको स्वीकार्यता मिल जाए, एक्सेप्टेंस मिल जाए, मान्यता मिल जाए कि भैया ऐसा है, देखो आप लोगों के लिए भी राज्य काम करेगा। तो बोला कि क्या करें, तो राज्य का निर्माण करते हैं। यहाँ पर राज्य का मतलब एक ऐसे फोर्सफुली ऑर्गेनाइजेशन का है जो कानून व्यवस्था को ज़बरदस्ती लागू करा सकता है पुलिस के द्वारा। तो पूंजीपति लोगों के मन के विचार को अगर वास्तविक रूप से अगर हम लागू करें, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे मित्रों कि भैया उन्होंने राज्य का करेक्शन कर दिया, राज्य को मान्यता बना उन लोगों से 80% लोगों से दिला दी। और किस क्या कह के दिलाई है? बोला है कि भैया ये आप लोगों के लिए काम करेगा, आपके लिए आयुष्मान भारत, आपके लिए उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम्स लाएगा। और मेन मोटिव क्या है? इन लोगों की रक्षा करना। तो कहीं ना कहीं इस राज्य की संरचना, स्ट्रक्चर इसी प्रकार से तय हुआ था जो कार्ल मार्क्स कहता है। लेकिन मैं आपको आगे ले आता हूँ, आपको फिर समझा देता हूँ। कार्ल मार्क्स कहता है कि फिर यह ज़रूरत कहाँ से पड़ी राज्य से, क्योंकि वो बोलते हैं कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था है, जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें किसी प्रकार का कोई राज्य नहीं था। जब आदिम साम्यवादी व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई राज्य नहीं था, तो फिर कैसे राज्य का कंसेप्ट आया? तो बोल रहे हैं कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पर न कोई क्लास था, न कोई डिवीज़न था, सहयोग पर आधारित व्यवस्था थी, कोऑपरेशन पर बेस्ड व्यवस्था थी। और सहयोग पर आधारित जब व्यवस्था थी वह बेसिकली आपसी भाईचारे पर विश्वास करती थी। लेकिन जैसे ही ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है तो कुछ क्लास बन जाते हैं, और उन क्लास में एक क्लास कैपिटलिस्ट क्लास भी हो जाता है। तो उस कैपिटलिस्ट क्लास की सुरक्षा, उसकी रक्षा के लिए राज्य नामक एक यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए राज्य केवल पूंजीपति लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया एक यंत्र है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य अपने स्वरूप में, अपने प्रकृति में और अपनी कार्य प्रणाली में एक वर्ग यंत्र है, एक क्लास स्ट्रक्चर है। राज्य का काम क्या है? राज्य का काम क्या है? राज्य का काम प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर करना है। राज्य का स्वरूप क्या है? राज्य का स्वरूप कैसे पैदा किया? प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, पूंजीपति लोगों की रक्षा के लिए, और कार्य भी उसका वही है। तो यानी तीन ही स्ट्रक्चर के अंदर कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग यंत्र है जो पूंजीपति लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म द स्टेट इज ए इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग क्लास। यानी जो शासक वर्ग हैं उन्हें शासक वर्ग की रक्षा के लिए बनाया गया एक हथियार है। द एसेट दैट द स्टेट इज द डोमिनेटेड बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास। वह ये तय करते हैं कि जो राज्य होगा वह पावरफुल तरीके से, आर्थिक रूप से डोमिनेटेड जो क्लास होगी उसके हाथ का यंत्र होगा। द रूलिंग क्लास ओन एंड कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उन रूलिंग क्लास का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा। और ऑल फॉर्म ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी आर ड्यू टू इकोनॉमिक डिफरेंसेज अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान। और ये जो कन्फ्लिक्ट उनके बीच में होगा वह इकोनॉमिक डिफरेंसेज उनके बीच में आ जाएगा, क्योंकि रूलिंग क्लास और दोनों क्लास के बीच में कहीं ना कहीं एक मेजर अंतर यहाँ पर हम देखने को मिलता है। पर अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है मित्रों कि जब फिर वो बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास का यंत्र है तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए?
तो बोलते हैं कि एक आइडियल कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी, एक आदर्श साम्यवादी समाज आएगा। वो आदर्शवादी साम्यवादी समाज में क्या होगा कि राज्य नाम की संस्था का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और वह आदर्श साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था जो ऐसी होगी जहाँ न कोई क्लास होगा, ना कोई डिवीज़न होगा, ना किसी प्रकार की लड़ाई होगी, यानी आपसी प्यार भाईचारे पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पर सारे लोगों का सारे संसाधनों पर अधिकार होगा। यानी 80% नहीं 100% लोगों का सभी 100% संसाधनों पर अधिकार होगा, और सब बढ़िया बड़े प्यार से बड़े कोऑपरेशन से व्यवस्था को संभालेंगे। तो इस प्रकार से जो राज्य की संरचना है या राज्य का जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एंगल्स ने क्या कहा था, एंगल्स ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब राज्य को संग्रहालय में रखा जाएगा। तो आदिम साम्यवादी व्यवस्था में कार्ल मार्क्स राज्य को संग्रहालय में रखने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर व्हाट आर द 4 थ्योरीज ऑफ द स्टेट। अब स्टेट के ओरिजिन की 4 थ्योरीज, यहाँ 4 थ्योरीज है, मैं सोचा आपको बता दूं क्योंकि यूजीसी नेट और अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये आती हैं। पहला है पोर्स थ्योरी, द स्टेट वाज बोर्न ऑफ पोर्स, यानी जैसे कि कार्ल मार्क्स कर रहा है कि स्टेट का ओरिजिन पोर्स के द्वारा लाया गया, क्योंकि बचाना चाहते थे कैपिटलिस्ट संपत्ति को, कैपिटलिस्ट लोग अपनी सुरक्षा करना चाहते थे, अपनी रक्षा करना चाहते थे। दूसरा था एवोलेटरी थ्योरी, द स्टेट डेवलप्ड नेचुरली आउट ऑफ द अर्ली फैमिली, यानी फैमिली के कंसेप्ट से ये पैदा हुआ है। डिवाइन थ्योरी जो भगवान के कृपा से आया है। और दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, लोगों ने आपसी समझौता से राज्य का निर्माण किया है। इन कभी थ्योरीज को हम आगे देखेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा 4 थ्योरीज है। तो इस प्रकार से हम देख पाए हैं कि कार्ल मार्क्स का जो राज्य का सिद्धांत है वो बेसिकली एक वर्गहीन समाज की बात करता है, एक क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है। यानी राज्य, वो कहते हैं कि राज्य नाम की संस्था एक उत्पीड़ित संस्था है, एक पोर्सेबल इंस्टीट्यूशन है जो हमेशा सर्वारा वर्ग को, जो ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं उनको सताने का काम करती है, उनको परेशान करने का काम करती हैं। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ राज्य नहीं होगा, सभी लोग, न क्लास होगी न कोई क्लास डिवीज़न होगा, सभी आपसी भाईचारे से मिलकर रहेंगे। इस प्रकार कार्ल मार्क्स का राज्य का सिद्धांत एक वर्गहीन समाज की कल्पना करता है, जो आपसी भाईचारे में आपसी विश्वास के साथ लोग अपने काम को संपन्न करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज आपके बीच में लाते रहेंगे। आप अब मुझे इजाज़त दीजिए। MG अध्ययन पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।